सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये क्वेश्चन हम देख रहे थे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया था। यहाँ पर आपको पता होगा 3 चार्जेस दिए थे, -2 माइक्रोकूलम, 2√2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। 2√2 माइक्रोकूलम से 1 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट पी था, जहाँ पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो आप देख सकते हो कि जो माइनस चार्ज होते हैं उनके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और पॉजिटिव चार्ज के आगे होता है। इस वजह से जो 2√2 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन रहेगा, जिसको मैंने E2 से इंडिकेट किया था। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और जस्ट 1 मिनट। और आप देख सकते हो कि जो -2 माइक्रोकूलम दो चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, जो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल क्रिएट करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। और ये दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है। E1 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू K√2 माइक्रोकूलम, K√2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 2, ऐसे इसका वैल्यू रहेगा। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, इसका जो रिजल्टेंट है वो बीच में होता है और इसको हम ई नेट से इंडिकेट कर रहे हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 टाइम्स जो सेम वेक्टर्स रहते हैं उसके साथ ये इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पर E1 इज इक्वल टू E3 था, तो इसका वैल्यू हमने E पुट कर दिया, तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा ये √2 ये आने वाला है। और फिर उसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मिला था K इंटू म्यू। K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ होता है, उसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10⁻⁻6 है, तो फाइनल आंसर आएगा 9 इंटू 10⁹। ओके, सॉरी 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6, दैट इज 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा ई नेट का। और ये ई नेट और E2 देखिएगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसे निकालना अगर हो ER, तो ये क्या आने वाला है फिर E2 माइनस ई नेट आने वाला है। आप देख सकते हो कि E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 2√2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस 1 मीटर पर। तो उसका वैल्यू निकाला तो वो आ गया 18√2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 18√2 को तो 25.2 आने वाला है इसका वैल्यू। ओके, तो ई आर का वैल्यू क्या आने वाला है आप देखिएगा। तो ई आर का वैल्यू क्या आने वाला है आप देखिएगा, 25.2 इंटू 10⁻³ माइनस देखिएगा फिर इसका वैल्यू क्या आने वाला है। 25.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम रहेगा, माइनस क्या आने वाला है E2 का वैल्यू ये रहेगा। और इसमें से जो ई नेट का वैल्यू होगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ई नेट का वैल्यू आने वाला है 9 इंटू 10⁻³। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 16.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये आने वाला इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, तो अभी नेक्स्ट बिट स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक का। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बिट हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट बिट अब थ्योरेटिकली आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, द पाथ फॉलोड बाय unit north pole unit positive charge हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डेफिनेशन लिखा था। द path followed by unit positive charge when is charge is
placed in an electric field is called इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। देखिएगा, अब कोई भी चार्ज जब रहता है तो उसके अराउंड एक रीजन तक वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। इस रीजन को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करने वाले, एक दूसरे चार्ज को रखने वाले हैं। ओके, आइदर ये चार्ज पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। अगर ये हमारा गिवन चार्ज पॉजिटिव है तो ये टेस्ट चार्ज जो होता है, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए हम जो यूज करते हैं, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज बड़े चार्ज से क्या होगा, रिपेल होने वाला है। तो ये जो पाथ फॉलो करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। फिर ओके, तो कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये टोटल इमेजिनरी कंसेप्ट है जो साइंटिस्ट फैराडे ने हमें बताया हुआ है। ओके, तो ऐसा ही बिट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और रेडियली इनवर्ड रहेगा नेगेटिव चार्ज के लिए। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा। इस वजह से ये डायरेक्शन ऐसा होता है, रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज एंड रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेगा, ये दो दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक रहता है। और ये होने के लिए हर ये केस ऑकर होने के लिए हमेशा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं होने चाहिए, तभी ये केस अराइज होगा। ओके, the number of lines originates from positively charged conductor is proportional to the magnitude of charge. Okay, मतलब जितना चार्ज का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतने ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो ओरिजिनेट होने वाले पॉजिटिव चार्ज से वो क्या रहने वाले, ज्यादा रहने वाले। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रहते हैं, इसके एक कंप्लीट बंच को हम ट्यूब्स ऑफ फोर्स कहते हैं, या फिर अलग अलग कंसेप्ट से इसको इंडिकेट किया जाता है। और ये जो रहता है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और चार्ज के मीडियम पर दोनों पर भी डिपेंडेंट होता है। ओके, अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा ही बिट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इट इज द इमेजिनरी कंसेप्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को सपोज अगर हम एक सिस्टम लेते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो दोनों के लाइंस ऑफ फोर्स को अगर हम ट्रेस करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होते हैं। तो देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकलने वाले हैं। ओके, और निगेटिव चार्ज की ओर टर्मिनेट होते हैं। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज इसके करीब होता है, तो ये पॉजिटिव मतलब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्या हो जाते हैं, ऐसे कर्व फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इस फॉर्मेट में ये अरेंज होने वाले हैं। ओके, तो आप देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कर्व्स होते हैं, और इन कर्व्स को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, मतलब जिस पॉइंट पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहां पर मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट दिया है 5th नंबर का पॉइंट, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स वीक फील्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत क्राउडेड होते हैं ना, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। और जहां पर वो एक दूसरे से दूर होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसा रहने वाला है, वीक रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स और एंड्स नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकलते वक्त हमेशा वो सरफेस को कैसे रहने वाले, परपेंडिकुलर रहने वाले। ओके, नेक्स्ट है, they pass through the insulator but do not pass through the conductor. Electric field of lines never passes through the conductor. That's why electric field inside the conductor is always equal to zero. Okay, चार्ज कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। सरफेस पर रह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम होता है वहां पर, लेकिन सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ऑलवेज कम रहेगा। ओके, और सरफेस के अंदर डेफिनेटली जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जहां पर होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी जनरेट होता है। इज इट ओके? ऐसे सभी प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गए सभी को? और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहीं पर खत्म होता है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर डिपेंडेंट नेक्स्ट बिट रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, जिसको हम फाई से इंडिकेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए सभी को? ओके, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मतलब किसी भी एक, सपोज एक चार्ज कंडक्टर है, तो वो अपने अंदर से क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को इमिट ओरिजिनेट करता है। तो इसके बाहर अगर हम एक यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं ना, इस चार्ज कंडक्टर के बाहर, तो इस चार्ज कंडक्टर के इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होने वाले, कैसे? परपेंडिकुलर। ओके, इसका कैलकुलेशन मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ना हमें उस सरफेस का, जिस सरफेस पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उस सरफेस का एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, जो जिसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। डीएस से हम इंडिकेट करते हैं उसे। ये हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, और हमेशा इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है। मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर आप इनवर्ड भी ले सकते हो, आउटवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली हम कौन सा डायरेक्शन प्रिपेयर करते हैं? आउटवर्ड। ओके, कंडक्टर से बाहर जाते हुए जो नजर आने वाला मतलब एरिया वेक्टर रहेगा, वही हम प्रिपेयर करते हैं। उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो सपोज अगर हम थीटा इमेजिन करते हैं, तो फिर इसी वे से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स अगर निकालना है ओवर द एंटायर सरफेस, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आपको फ्लक्स देने वाला है। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स है, तो फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी हुआ? स्केलर या वेक्टर? तो टेल मी, फ्लक्स इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? डेफिनेटली स्केलर रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑब्टेन होता है वो हमेशा स्केलर रहता है। दैट्स व्हाई फ्लक्स इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो याद रखना। इसके बाद देखिएगा, फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, अब देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है वोल्ट्स पर मीटर होता है, मैंने आपको बताया था ये। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट्स इंटू मीटर। या फिर आपको पता होगा अल्टरनेटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसा भी रहेगा। और इसको वेबर भी कहा जाता है। ओके, फ्लक्स जनरली हम वेबर्स में मेजर करते हैं। और इसका डायमेंशन क्या आने वाला है, बताओ फिर अब फ्लक्स का। बोलो अब इसका ऐसा यूनिट, सॉरी, डायमेंशन क्या रहेगा, फाइंड आउट करके बताओ। m1 L3 T⁻³ m1 L3 T⁻³ A⁻⁻1 राइट आंसर है। लिख दो जिनको पता नहीं होगा। तो ऐसा इसका डायमेंशन रहने वाला है। तो इतना फ्लक्स से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है। ओके, फ्लक्स देखिएगा, अगर निकालना हो हमें तो कुछ बिट्स आपको पता होने जरूरी है। इसी के ऊपर गॉसेस थ्योरम डिपेंडेंट है, जो हम इसके बाद ही लेने वाले हैं अब। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा, ये चार्ज कहाँ पर है सरफेस के अंदर, ये मायने नहीं रखता है। सरफेस के अंदर चार्ज कितना है इसके ऊपर कैलकुलेशन फ्लक्स का होता है। ओके, सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है,
इसके ऊपर डिपेंडेंट कैलकुलेशन मतलब क्या रहेगा, फ्लक्स रहता है। ओके, तो अब इसी वजह से फ्लक्स निकालते वक्त हम क्लोज इंटीग्रल लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रल होगा ये जनरली हम क्लोज्ड इंटीग्रल यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो फ्लक्स कब कब जीरो आएगा आप देखिएगा, अगर किसी सिस्टम के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, जैसे डायपोल हमारा, तो इस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो एट दैट टाइम दोनों का फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब जब कभी भी किसी बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर निगेटिव चार्ज होता है, ओके, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इन अनदर वे, अगर किसी सरफेस पर चार्ज ही नहीं है, तो फिर एट दैट टाइम आल्सो फ्लक्स जीरो रहेगा। और अनदर एक प्रोबेबिलिटी है, अगर किसी क्लोज सरफेस पर जो इनकमिंग फ्लक्स है वही अगर आउटगोइंग फ्लक्स रहा, तो फिर एट दैट टाइम आल्सो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो रहने वाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दैट सरफेस। जैसे एक सिलेंडर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। सिलिंड्रिकल शेप अगर किसी बीट का रहता है, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसा एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डीएस दोनों भी पैरेलल है, तो यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा। और वही अगर कर्व सरफेस पर अगर हम देखते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, तो ये 90 डिग्री रहने वाला है। 90 डिग्री रहता है तो cos 90 की वैल्यू आपको पता है जीरो है, तो इस कर्व सरफेस पर जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस इज जीरो। उसके बाद ये फ्लक्स जो सामने वाला सरफेस नजर आ रहा है, उसके लिए कितना रहेगा, एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो आपको पता होगा एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका प्रोडक्ट मतलब क्या रहेगा, फ्लक्स रहेगा। तो फ्लक्स ऑफ दिस सेक्शन इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर ई। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस साइड रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स आने वाला है वो माइनस आने वाला है। ओके, तो माइनस पाई आर स्क्वायर ई रहेगा। ओके, आपको पता होगा कॉस 180 डिग्री माइनस वन, और कॉस जीरो आपको पता है प्लस वन होता है, तो यहाँ का फ्लक्स प्लस आएगा इस डायरेक्शन का, और इस डायरेक्शन का फ्लक्स क्या आएगा, माइनस आएगा। तो टोटल अगर फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सिलिंड्रिकल शेप, तो ये जो टू स्फेरिकल शेप्स नजर आ रहे हैं उनका फ्लक्स प्लस कर्व सरफेस का फ्लक्स हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस साइड का जो फ्लक्स है वो माइनस पाई आर स्क्वायर ई है, बीच का जो कर्व सरफेस का है वो जीरो है, और राइट साइड के सरफेस का आने वाला है पाई आर स्क्वायर ई। तो माइनस प्लस क्या होने वाला है, आंसर जीरो आने वाला है। इज इट ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? आ गया समझ में एक कंसेप्ट? फ्लक्स निकालते वक्त एरिया वेक्टर कंसिडर करना, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फिर इजीली समझ नहीं आया, यस और नो? ओके, तो नेक्स्ट बच्चों आप देखिएगा, इसी फ्लक्स पर डिपेंडेंट फ्लक्स निकालना अगर है किसी सरफेस का, तो फिर हम एक लॉ यूज करते हैं और उस लॉ को कहा जाता है गॉसेस थ्योरम। ओके, तो गॉसेस थ्योरम क्या रहेगा आप देखिएगा, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस में कोई भी रैंडम शेप हमें लेना पड़ता है कंडक्टर का, कैसा भी आप सरफेस ले सकते हो, गॉसेस थ्योरम अगर अप्लाई करना हो तो इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। और ये गॉसियन सरफेस हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं, सिर्फ एक ही कंपलसरी केस है कि ये सरफेस क्लोज्ड होना जरूरी है, कहीं से भी ये ओपन नहीं चाहिए, सब तरफ से क्लोज चाहिए। तो बाउंडेड सरफेस पर ही हम गॉसेस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस, ओके, अगर हम किसी सरफेस पर टोटल फ्लक्स निकालते हैं, तो वो हमेशा 1/epsilon नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस आएगा। ओके, टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस आएगा। ओके, मतलब ही इस फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय
एप्सिलॉन नॉट रहेगा इस वे से। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। ओके, तो इस वे से आप मतलब टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो सरफेस का बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। सिर्फ सरफेस क्लोज रहना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आप देखिएगा। गॉसियन सरफेस है इंडिपेंडेंट रहता है शेप पर। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि गॉसियन थ्योरम अप्लाई करना है तो आप जो सरफेस है वो कोई भी रैंडम शेप का ले सकते हो। जैसे मैंने कोई भी जिगजैग शेप लिया है, सिर्फ वो बाउंडेड होना जरूरी है, क्लोज्ड होना जरूरी है। ओके, फ्लक्स टू द सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट। तो इस सरफेस का अगर हमें फ्लक्स लेना है तो इसके अंदर कितना चार्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर 2 कूलम चार्ज है तो यही फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला। इसके बाहर अगर 1 कूलम भी चार्ज रहा तो उसका कोई भी इफेक्ट इस बाउंडेड सरफेस के फ्लक्स पर नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? बाउंडेड सरफेस के बाहर क्या है ये मायने नहीं रखता है फ्लक्स निकालते वक्त, अंदर कितना चार्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। मतलब पहले चार्ज है यहाँ पर है और बाद में हमने चार्ज को यहाँ पर रख दिया, उतना ही चार्ज। तो दोनों कंडीशन में फ्लक्स सेम आने वाला है। फ्लक्स इनसाइड द बॉडी कहाँ पर है ये मैटर नहीं करता है। अगर आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है तो या फिर गॉसियन लॉ अप्लाई करना है तो कहीं पर भी सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट आउटसाइड चार्ज से इफेक्ट कर सकता है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन अ क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, जैसे हमने ऊपर ही लिया था जो इनकमिंग फ्लक्स है वो आप देख सकते हो कि हमने निगेटिव लिया था और आउटगोइंग जो फ्लक्स था वो हमने पॉजिटिव लिया था। ओके, और इन गॉसियन सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो डजंट इम्प्लाई ई जीरो, बट ई जीरो इम्प्लाइज फाइव जीरो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसे आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फ्लक्स अगर किसी गॉसियन सरफेस पर जीरो है तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी जीरो इफ फ्लक्स इज जीरो, बट इफ इलेक्ट्रिक इफ but if electric field is zero, then it always implies that flux is definitely zero। समझ में आ गया? तो ऐसा स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट्स आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं असर्शन रीजन टाइप्स में, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी बॉडी को रखते हैं तो उसके अंदर जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा ये ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, मतलब सपोज अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एक दूसरे को पैरेलल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो इसके अंदर अगर हम किसी बॉडी को रखते हैं तो इसका फ्लक्स क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है अगर कोई बॉडी एनक्लोज करता है चार्ज क्यू को, ओके, तो भले उस बॉडी का शेप कैसा भी क्यों ना हो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो सेम आएगा। जैसे एक रैंडम बॉडी है ऐसा, इसने एक चार्ज इनक्लोज किया है क्यू, तो इसका फ्लक्स आने वाला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। उतना ही चार्ज अगर एक किसी स्फीयर ने इनक्लोज किया है, ओके, तो इसका भी फ्लक्स क्या आने वाला है, उतना ही चार्ज स्फीयर ने इनक्लोज किया है क्यू, तो इसका भी फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर किसी सिलिंड्रिकल शेप ने अगर वो इनक्लोज किया है तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है अगर ऐसा क्यूबिकल शेप भी रहा तो फिर एट द टाइम उसने अगर चार्ज क्यू एनक्लोज किया है तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। मतलब शेप कोई भी क्यों ना हो, चार्ज अगर सेम एनक्लोज किया है उसने कहीं पर भी क्यों ना हो वो उसका आंसर डेफिनेटली क्या आने वाला है, उतना ही आने वाला है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को गॉसेस थ्योरम कहा जाता है। और इसी का यूज करके हम बहुत सारे मतलब सरफेस पर फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं गॉसेस थ्योरम के, तो वो भी हम देखने वाले हैं।
तो अब देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट नोट है, लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ सिमेट्रिकली क्लोज्ड बॉडी, सिमेट्रिक बॉडीज मतलब जैसे सिलिंड्रिकल शेप, उसके बाद स्पीयर, ओके, उसके बाद क्यूब, तो ऐसे बॉडी सिमेट्रिक होते हैं, ओके, किसी भी सेंट्रल लाइन के अलावा। तो ऐसे सिमेट्रिक बॉडी का अगर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, ओके, तो अगर वो बॉडी हाफ ही होता है, सिमेट्रिक बॉडी, तो फिर एट द टाइम उसका फ्लक्स भी हाफ होने वाला है, ओके। तो इसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट लिखो आप। So in case of symmetrically closed body with a charge q at its center, flux link with each half will be half of total flux, ओके, मतलब ये वो आने वाला है q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेंगे हम। तो देखिएगा आप, एक एक करके हम इसका आंसर देखते हैं आप। तो अलग अलग शेप्स होते हैं जिनके लिए फ्लक्स अलग अलग रहेगा। सिलिंड्रिकल शेप का मैंने पहले ही बोला है आपको, ये पहला शेप है हमारा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज हम लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऐसा इमेजिन करते हैं हर शेप में, और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी यहीं पर रहेगा। तो इसका फ्लक्स रहने वाला है पाई r स्क्वायर ई, और इसका रहने वाला है पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर ई, ओके। तो ऐसे फ्लक्स रहेगा, और टोटल फ्लक्स इसका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। और कर्ड सरफेस का आपको पता है जीरो होगा, क्योंकि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर कैसे रहने वाले, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। तो कर्ड सरफेस का तो डेफिनेटली जीरो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर ऐसा हेमिस्फीयर रहता है, और मतलब ये ऐसा हेमिस्फीयर रहेगा जिसका रेडियस आर है, और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो फिर एट दैट टाइम इसका जो फ्रंट फेस है वो दिखेगा सर्कुलर है, ओके। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो या इसका भी फ्लक्स आने वाला है पाई r स्क्वायर ई, ओके। तो अंदर भी उतना ही आएगा, बाहर भी उतना ही जाने वाला है। तो फ्लक्स इनसाइड एंड फ्लक्स आउटसाइड सेम रहेगा, सिर्फ प्लस का माइनस रहेगा। अंदर आने वाला आपको पता है हम माइनस लेते हैं, और बाहर जाने वाला प्लस रहेगा। वैसे बिट रहेगा, तो यहाँ पर भी टोटल फ्लक्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ओके। हेमिस्फीयर अगर ऐसा रहता है तो। इसके बाद अब क्यूब है, तो ये क्यूब को भी अगर हम इधर से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा फिर। और एरिया वेक्टर देखो आप, इस कंडीशन में ऐसा आएगा, इस कंडीशन में ऐसा आएगा, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया पर इंसिडेंट होगा इस क्यूब के। सपोज इस क्यूब का साइड ए है, तो फिर इसका फ्लक्स कितना होगा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स का वैल्यू कितना रहेगा। जैसे ऊपर देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सेक्शन से अंदर आ रहा था, वो सेक्शन कैसा था, स्पेरिकल था, सॉरी सर्कुलर था, तो हमने उसका एरिया पाई r स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सरफेस से अंदर आने वाला है इस क्यूब के। देखिएगा ये क्यूबिकल सेक्शन है, तो क्यूब का जो एरिया होता है वो कितना होता है, आपको पता होगा क्यूब का एरिया a स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, ओके। क्योंकि इस साइड का जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो साइड रहेगा ना, इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होने वाला है। और वो जो साइड रहेगा
उसका एरिया ए स्क्वायर रहेगा, जैसे आपको पता होगा साइड स्क्वायर मतलब क्यूब का एक साइड फेस का एरिया रहेगा। ओके, तो ए स्क्वायर, अब ये माइनस लेना पड़ता है इनसाइड प्लस, तो माइनस ए स्क्वायर ई, और इस साइड रहेगा प्लस ए स्क्वायर ई। तो ऐसा रहेगा फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट। ओके, तो ये वैल्यू रहने वाला है, और टोटल फ्लक्स आने वाला है 0। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट देखिएगा, हेमिस्फीयर ही रहेगा। सिर्फ उसको हम ऐसा रखने वाले, पहले हॉरिजॉन्टल रखा था, अब वर्टिकल रखने वाले। और इस सेक्शन से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हेमिस्फीयर मतलब सर्कल का हाफ सेक्शन है। ये जब हमने ऐसा रखा था ना वर्टिकली, वर्टिकली जब रखा था तो उसका पूरा फेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा था। लेकिन अभी हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, तो इसका आधा ही फेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर इनसाइड फ्लक्स क्या रहेगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जो फ्लक्स था हेमिस्फीयर का, उसका भी आधा पोर्शन है। इस वजह से पहले फ्लक्स इसका पायर स्क्वायर ई आ रहा था, अभी वो कितना आने वाला है, हाफ ऑफ पायर स्क्वायर ई। ओके, ये माइनस रहेगा इनसाइड और प्लस आउटसाइड रहेगा। तो इस कंडीशन में भी टोटल फ्लक्स कितना रहने वाला है, 0। जीरो। ओके, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स रहेगा, दैट्स वाई। अब देखिएगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहेगा, तो फिर एट दैट टाइम हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मतलब आप चार्ज अंदर रहेगा इस सरफेस के, ओके, हेमिस्फीयर के एग्जैक्टली सेंटर पर रहेगा, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो देखिएगा आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है रेडियल। जो स्पेरिकली आउट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और इस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम अब फ्लक्स निकालने वाले हैं। तो अब देखिएगा ये चार्ज जो है, अगर इतना चार्ज अगर होता, इतना अगर ये सरफेस होता, डॉटेड पोर्शन भी अगर इसके अंदर होता, तो ये टोटल फ्लक्स कितना इमिट करता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये सरफेस इस पूरे स्पीयर का कैसा है, हाफ पोर्शन है, तो इसका आधा फ्लक्स क्या होने वाला है, निकल जाने वाला है नीचे। ओके, और आधा फ्लक्स ही रहने वाला है, तो इस वजह से इस सरफेस का एरिया कितना इतना कितना फ्लक्स आने वाला है, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक बॉडीज में हमें इस वे से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ओके, हाफ पोर्शन अगर उसका है, मतलब अब पिछले और इस कंडीशन में अलग अलग है। अब ये चार्ज आपको दिया जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर है, उस वजह से आपको ये निकालना पड़ता है। टोटल स्पीयर अगर रहता, तो फिर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता, लेकिन ये आधा ही स्पीयर है, हेमिस्फीयर है, दैट्स वाई ये क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो आप देखिएगा, नेक्स्ट बीट है, अगर किसी सिलिंड्रिकल शेप के एक फेस पर ही अगर हम चार्ज रख देते हैं, तो आप कितना फ्लक्स आएगा, ये आपको पूछने वाले हैं। चार्ज अब एक फेस पर है, इसके पहले जब सिलिंड्रिकल शेप मैंने बताया था, तो उसके चार्ज कैसा था, सेंटर पर था, इस रो के, जैसे आपको पता होगा ये वाला केस। तो इलेक्ट्रिक सेंटर पर अगर चार्ज हो, तो फिर उसका फ्लक्स कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन अब ये एक फेस पर ही है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जितना फ्लक्स नीचे जाने वाला है, एग्जैक्टली उतना ही फ्लक्स क्या होने वाला है, ऐसे एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर भी जाने वाला है। तो इस वजह से इस जो दिया गया शेप है, उसके पर अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो वो कितना आएगा, फिर बताओ कितना आएगा, फिर बताओ फ्लक्स इसका। यहाँ पर भी आगे हाफ रहने वाला है।
तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा करके देखना है कि ये अगर क्यूब का एक फेस है ना, तो ऐसे कितने फेस होते हैं क्यूब को? क्यूब को आपको पता है सर्कुलर फेस दो होते हैं, तो दो में से एक जगह पर ये रखा है। इस वजह से अगर इसका आधा फ्लक्स नीचे जाएगा तो आधा फ्लक्स क्या होने वाला है, ऊपर भी जाने वाला है, ऊपर भी रहने वाला है। इस वजह से सरफेस का अगर फ्लक्स निकालते हैं हम, ओके, दिए गए, तो वो कितना आने वाला है फिर? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। इज इट ओके? ऐसा ये केस रहेगा, याद रखिएगा ये। अभी इसके बाद क्यूब है। अब क्यूब के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि चार्ज कहाँ कहाँ पर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो अब देखिएगा, तो क्यूब के आपको सभी पता होने चाहिए कि शेप मतलब वर्टेक्स कितने होते हैं, उसके बाद उसके साइड कितने होते हैं, अलग अलग मतलब बिट होते हैं, फेस एंड, उसके बाद साइड एंड, ओके, एज एंड, ऐसे होते हैं।